कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पाठ तीसरा उपहार पढ़ा है। आज हम उपहार इस पाठ के अंतर्गत और अंत में दिए गए स्वाध्याय को पूरा करते हैं। तो चलो देखते हैं पाठ तीसरा उपहार इस पाठ का स्वाध्याय। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। नाम हमारे। तो इन चित्रों को आप ध्यान से देख लेना बच्चों, और इनके क्या नाम है उसे याद करके रखना। ये है पहला चित्र। बताओ तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है घर। बिल्कुल बराबर। ये है दूसरा चित्र। पहचाना क्या है ये? ये है नदी। ये कौन सा फल है? ये है अमरूद। और ये क्या है? ये पहाड़ है। और ये क्या है? पहचाना इसे? ये ग्रोसरी के दुकान पर होता है ना? ये है अनाज से भरी बोरी। और ये तो आप पहचानते हो, ये है चाबियां। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरह बहुत लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसे कहते हैं भीड़। क्या कहते हैं? भीड़। और ये है पानी का गिलास। ये कौन है? ये बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। देखो तो उसके हाथ में लाठी है, लाठी के सहारे वे चलते हैं। तो यह चित्र किसका है? बुजुर्ग व्यक्ति का। ये क्या है? ठीक पहचाना, ये है आम की पेटी। विचार मंथन। ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। इस सुवचन का हमें विस्तार करना है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, जानकारी लिखनी है। तो चरित्र निर्माण की नींव, इसका मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है उसकी नींव। नींव का मतलब है जैसे इमारत का जमीन में गड़ा हुआ जो भाग होता है उसे नींव कहते हैं। उसी तरह चरित्र में अगर हमारे व्यक्तित्व में अगर ईमानदारी हो तो ऊपर की जो इमारत बनेगी, हमारा व्यक्तित्व जो निखरेगा वह बहुत ही मजबूत होगा। तो आओ लिखते हैं, ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। ईमानदारी की भावना अर्थात सच्चाई की भावना। ईमानदार व्यक्ति के सिर पर ही ताज होता है। जो व्यक्ति ईमानदारी को अपनाता है वह सच्चा और अच्छा होता है।
ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, जिसका अर्थ है पूरे जीवन में, यहाँ तक कि किसी भी बुरी परिस्थिति में हमें ईमानदार और सच्चा बने रहना चाहिए। जीवन में ईमानदार, वफादार और सच्चा होना व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। ईमानदारी वास्तव में सबसे अच्छी नीति है, क्योंकि ईमानदारी व्यक्ति के चरित्र की नींव है। लोग ईमानदार व्यक्ति का हमेशा सम्मान करते हैं। खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत गृह उद्योगों की जानकारी प्राप्त करो और इस पर चर्चा करो। तो पहले हम गृह उद्योग किसे कहते हैं यह समझ लेते हैं और कुछ गृह उद्योगों के नाम भी आपको बता देते हैं। गृह उद्योग इसका मतलब घर पर चीजें बनाकर बेचना। इन उद्यमियों के मुताबिक शिक्षित बेरोजगार कम पूंजी लगाकर भी सफल उद्यमी बन सकते हैं। 1 लाख से 10 लाख रुपए में बेकरी, नमकीन, पैकेजिंग, एम्ब्रॉयडरी, खराद और प्लास्टिक मोल्डिंग जैसे उद्योग आसानी से लगाए जा सकते हैं। ये देखो, ये कुछ गृह उद्योग है। जैसे पहला, हर्बल सामान जैसे साबुन, तेल आदि बनाना। दूसरा, हाथ से बने चॉकलेट बनाना। तीसरा, कुकी और बिस्कुट बनाना। चौथा, देशी माखन, घी व पनीर बनाना और डिब्बा बंद कर बेचना। पांचवा, मोमबत्ती व अगरबत्ती बनाना। छठा, टॉफी व चीनी की मिठाई बनाना। सातवां, सोडा व अलग फ्लेवर ड्रिंक बनाना। आठवां, फलों का गूदा निकालना व बेचना। नौवां, घर में इस्तेमाल किए जाने वाला कूलर बनाना। 10वां, फैंसी ज्वेलरी बनाना। 11वां, पेपर बैग व लिफाफे बनाना। 12, कपड़े या चमड़े का बैग बनाना। 13, बटुआ व हैंडबैग बनाना। 14, मसाले बनाने का काम। 15, डिस्पोजेबल कप और प्लेट बनाना। 16, कपड़े रखने का बक्सा या अटैची बनाना। 17, पारंपरिक औषधियां बनाना। 18, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, वृक्ष वाटिका यानी नर्सरी को चलाना। मैंने समझा इस शीर्षक के अंतर्गत हमने जो पाठ पढ़ा है, उपहार, उस पाठ के द्वारा हमने क्या समझा, हमें क्या सीख मिली, इसके बारे में अब हम लिखते हैं। इस कहानी से मैंने समझा कि हमें हमेशा सच बोलते हुए ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। मेहनत और लगन के साथ हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। ईमानदार लोगों की समाज में बहुत इज्जत होती है। शब्द वाटिका। उपहार इस पाठ में आए हुए नए शब्द और मुहावरे देखते हैं। नए शब्द। तेज इसका मतलब है प्रखर। पोटली इसका अर्थ है छोटी थैली। हैरान इसका अर्थ है चकित। राहगीर इसका मतलब है पथिक। मुहावरे। आंखें भर आना, दुखी होना। तय करना, निश्चय करना। चकित होना, आश्चर्य करना। आंख लगना, नींद आ जाना। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढ कर बताओ।
तो हमें यहाँ जो शब्द दिए हैं वो हमारे कहानी में नहीं है, लेकिन इस शब्द का जो अर्थ होता है, समान अर्थी जो शब्द होता है, वह हमारे कहानी में है। तो इनका अर्थ समझकर उस अर्थ का शब्द अब हम हमारे कहानी में से ढूंढ निकालेंगे। सखा, सखा यानी दोस्त, मित्र। वृक्ष, वृक्ष का मतलब होता है पेड़। जननी, इसका मतलब माँ। नयन, इसका मतलब है आँख। भगिनी, इसका मतलब बहन। तो चलो अब हम इन शब्दों के सामने उसका समानार्थी शब्द लिखते हैं। सखा, मित्र। जननी, माँ। वृक्ष, पेड़। नयन, आँख। भगिनी, बहन। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के अंतर्गत कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। तो पहले हमें तो कार्टून कथा सुननी होगी, फिर उसके बाद उसे हाव भाव सहित दूसरों को सुनाना है। तो आओ देखते हैं एक छोटी सी कार्टून कथा। कहानी का नाम है घोड़े का वजन। यह जो लड़की है उसका नाम है नताशा। उसका यह दोस्त उसके घर आया है। वह क्या देखता है कि नताशा के घर के सामने घोड़ा है। तो वह नताशा से पूछता है, नताशा, तुम्हारे यहाँ घोड़ा? नताशा बताती है, वह घोड़ा काकी के लिए है। वो बोलता है, अच्छा। तो नताशा फिर उसे बताती है, हाँ, वजन घटाने के लिए वह 3 महीने से घुड़सवारी कर रही है। कौन घुड़सवारी कर रही है? नताशा की काकी। तो वह जो मित्र है वह पूछता है, कोई फर्क पड़ा? तो नताशा क्या बताती है, हाँ, घोड़े का वजन 10 किलो घट गया। देखो यह कहानी सुनकर ये जो लड़का है, ये देखो कैसे अचरज में पड़ गया। घोड़ा किसके लिए लाया था? काकी का वजन कम करने के लिए। लेकिन वजन किसका कम हो गया? घोड़े का वजन कम हो गया। तो यहाँ विनोदी चुटकुला जो है, विनोदी चुटकुले पर आधारित यह जो छोटी सी कहानी है, आप इसे हाव भाव सहित जरूर सुनाना। बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हाँ बच्चों, हर एक ने अपने मन में कुछ न कुछ तय तो किया होगा कि बड़े होकर क्या बनोगे। तो चलो, आपने जो भी तय किया है उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। चलो अभी यहाँ देखते हैं। मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनकर मैं गरीब और असहाय लोगों का इलाज करूंगा। एक डॉक्टर होते हुए मैं असाध्य रोगों के इलाज के लिए भी खोज करूंगा। मैं सदैव समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहता हूँ, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। वाचन जगत से महादेवी वर्मा का कोई रेखा चित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। देखो बच्चों, महादेवी वर्मा एक बहुत बड़ी लेखिका है। उन्होंने कई सारे रेखा चित्र लिखे हैं। अब रेखा चित्र किसे कहते हैं यह पहले हम समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई चित्रकार पेन से, पेंसिल से इस तरह चित्र बनाता है तो उसे स्केच कहते हैं। और जब कोई लेखक, कवि इस तरह रेखा चित्र बनाते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, आओ पढ़ते हैं।
रेखा चित्र का अर्थ। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ये व्यक्तित्व प्रायः वे होते हैं जिनसे लेखक किसी न किसी रूप में प्रभावित रहा हो या जिनसे लेखक की घनिष्ठता अथवा समीपता हो। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जब कोई लेखक किसी व्यक्ति का वर्णन करता है तो उसे उस व्यक्ति का रेखाचित्र कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा ने बहुत सारे रेखाचित्र लिखे हैं और उनके रेखाचित्र के जो प्रमुख पात्र है उनके अब हम नाम आपको बताते हैं। वाचन जगत से महादेवी वर्मा का कोई रेखाचित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। देखो, यहाँ महादेवी वर्मा ने गौरा गाय यह रेखाचित्र लिखा है। उसमें वह लिखती है, गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा विस्मय न होकर आत्मीय विश्वास रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। गौरा मेरे बहन के घर पली हुई गाय की वयःसंधि तक पहुंची हुई बछिया थी। तो देखो यहाँ ये जो गाय है, गाय यह प्राणी जो है उसकी आंखें जो होते हैं उनमें बहुत सारा विश्वास होता है, जबकि मनुष्य से उन्हें यातना कभी कभी मृत्यु भी प्राप्त होती है, लेकिन वे कभी हिंसक नहीं होती है, वे कभी आतंकी नहीं होती है। वह हमेशा दूसरों पर विश्वास करती है। इस तरह महादेवी वर्मा ने यहाँ गाय का रेखा चित्र रेखाड़ा है। वाचन जगत से महादेवी वर्मा का कोई रेखा चित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। महादेवी ने अधिकांश अपने रेखा चित्रों में निम्न वर्गीय पात्रों की विशेषताओं, दुर्बलताओं और समस्याओं का चित्रण किया है। सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा, भंगिन सबिया की पतिपरायणता और सहनशीलता, घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, साग भाजी के विक्रेता अंधे अलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुंभकार बदलू तथा रदिवा का सरल दाम्पत्य प्रेम, पहाड़ की रमणी लक्ष्मा का महादेवी के प्रति अनुपम स्नेह भाव, वृद्ध भक्तिन की प्रगल्भता तथा स्वामी भक्ति, चीनी युवक की करुण मार्मिक जीवन गाथा, पार्वत्य कुली जंग बहादुर तथा उसके अनुज धनिया की कर्मठता आदि अनेक विषयों का रेखा चित्रों में स्थान दिया है। तो ये सारे महादेवी वर्मा के रेखा चित्र के पात्र है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। मेरी कलम से इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। अनुलेखन करना इसका मतलब देखकर जो का त्यों लिखना। तो इसके लिए इस पाठ में से एक सुंदर सा पैरा, एक सुंदर सा अनुच्छेद मैं आपको अनुलेखन के लिए दे रही हूँ। उसे जो का त्यों आपको लिखना है। तो देखते हैं पैराग्राफ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। तो इस अनुच्छेद का आपको अनुलेखन करना है। अनुलेखन करते समय
ये जो अल्प विराम है, इन्वर्टेड कॉमा है, ये सब जैसे के तैसे बराबर लिखने हैं। यह बात बिल्कुल ध्यान में रखना। किसने किससे कहा है, बताओ। पहला, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उत्तर, यह वाक्य परी ने ऋत्विक से कहा है। दूसरा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। यह वाक्य राहगीर ने ऋत्विक से कहा है। तीसरा वाक्य, और कोई पहचान बताओ। यह वाक्य ऋत्विक ने राहगीर से कहा है। चौथा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। यह वाक्य किसने किसे कहा है? यह वाक्य ऋत्विक ने पुस्तक से कहा है। सदैव ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है? सच्चाई में ही सफलता निहित है। सच्चे बच्चों, सच्चाई ही हमें सफलता दिलाती है। तो यह बात हमेशा आप भी ध्यान में रखना। माताजी और पिताजी कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। यदि हम झूठ बोलकर अपना कोई काम बना लेते हैं, तो यह गलत बात है। इसके अलावा हमारी सच्चाई का पता चलने पर हमारा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। हमारे दोस्तों का यकीन हम खो देंगे और हम अंततः असफल हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि हम सच्चाई के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो हम अवश्य एक दिन सफल होंगे। हमें हर परिस्थिति में सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जरा सोचो, बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो? जैसे ऋत्विक को परी मिल गई थी। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली और उसे अच्छा सा उपहार दिया। उसी तरह अगर तुम्हें परी मिल जाए तो क्या करोगे? तो आओ देखते हैं क्या क्या हम करेंगे। यदि मुझे परी मिल जाए तो मैं अपने और अपने दोस्तों के लिए ढेर सारे खिलौने मांगना चाहूंगा। मैं परी से अच्छी अच्छी खाने की चीजें मांगूंगा। मैं अपने लिए ढेर सारी खुशियाँ और रोमांचक कहानियों की पुस्तकें भी देने के लिए कहूंगा। मैं उसे कहूंगा कि वह मुझे पूरी दुनिया की सैर कराए। मैं उसके साथ उड़कर परियों का देश देखना चाहूंगा। मैं उसके साथ चांद, सितारे और मंगल ग्रह पर की भी सैर करना चाहूंगा। इसके बाद पृथ्वी की सुंदरता को भी देखना चाहूंगा। मैं उससे पूरे संसार के दुख, दर्द और गरीबी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए कहूंगा। अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी स्वस्थ और संपन्न देखना चाहता हूँ। मैं परी से कहूंगा कि वह पूरे संसार के लोगों में प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व की भावना दे, जिससे पूरा विश्व एकता के सूत्र में बंध जाए। अध्ययन कौशल इस शीर्षक के अंतर्गत किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। किसी परिचित कहानी के क्या करने हैं? हमें मुद्दे तैयार करने हैं। किस लिए? उस मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी है।
तो आओ आपको जो परिचित कहानी है उसके आधार पर हम कुछ मुद्दे तैयार करते हैं। कहानी है कछुआ और खरगोश। अब उसके मुद्दे क्या हुए देखो तो। मुद्दे है एक जंगल। दोनों कहाँ रहते थे? एक जंगल में। कछुआ और खरगोश दोनों में मित्रता। खरगोश को अपनी चाल पर घमंड। दौड़ की शर्यत। खरगोश का तेज भागना। आलस आना। पेड़ के नीचे विश्राम। सो जाना। कछुए का धीरे धीरे बढ़ना। खरगोश का उठना। कछुए का जीतना। और इस कहानी द्वारा जो सीख मिलती है वह सीख लिखना। तो यह हुए कहानी लेखन के लिए मुद्दे। इन मुद्दों के द्वारा कोई भी यह कहानी अच्छे से लिख सकता है। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। विज्ञापन यानी एडवर्टाइज। तो देखते हैं कौन से चित्र हमें दिए हैं। देखो ये दो चित्र दिए हैं। ये एक चित्र, ये दूसरा चित्र। पहला चित्र देखकर बताओ तो यहाँ क्या है। इस चित्र में बहुत सारी किताबें दी हुई है। तो इसके आधार पर हमें एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। और दूसरा जो चित्र है उस चित्र में क्या दिया है? बहुत सारे खेल के सामान दिए हुए हैं। यहाँ क्रिकेट का बैट और बॉल है। ये बास्केटबॉल का बॉल है। ये बैडमिंटन है। ये चेस का है। तो इस तरह खेल का सामान यहाँ दिया हुआ है। तो ये दोनों ही बातें अलग अलग है। इन दोनों की अलग अलग विज्ञापन अब हम तैयार करते हैं। ये जो खेल का साहित्य है तो यह जिस दुकान में मिलेगा उस दुकान का हम पहले नाम तय करते हैं। उस दुकान का नाम होगा नवजीवन स्पोर्ट्स। आओ अब इस खेल साहित्य पर आधारित एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। आपके शहर में पहली बार नवजीवन स्पोर्ट्स। यहाँ हर प्रकार की खेल सामग्री मिलेगी। उद्घाटन के दिन खरीदी पर 25% की छूट। इस मौके का लाभ उठाइए। पता नवजीवन स्पोर्ट्स, तिलक नगर, दादर पूर्व। हमारा ईमेल आईडी navajivan@xyz.com। तो यह एक स्पोर्ट्स साहित्य के बारे में यह विज्ञापन हुआ। अब आगे दूसरा विज्ञापन भी देखते हैं। ये है पुस्तकें। पुस्तक संस्था। पुस्तकें किसके पास है? पुस्तक संस्था के पास है। तो इसी पर आधारित विज्ञापन तैयार करते हैं। आइए आइए आइए। पुस्तक संस्था द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी। मुख्य आकर्षण बाल साहित्य एवं विज्ञान कथा। समय सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। दिनांक 15 व 16 नवंबर 2021। स्थान पुस्तक संस्था मिनी नगर भांडुप पूर्व।
ईमेल आईडी pustak@xyz.com। तो जरूर पुस्तक संस्था द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी को भेंट दीजिए। स्वाध्याय। चलो आज आपको एक अलग सा स्वाध्याय में दे रही हूँ, उसे जरूर पूरा करना। प्रश्न पहला, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करो। पहला, आंखें भर आना। दूसरा, तय करना। तीसरा, चकित होना। चौथा, आंख लगना। तो इन मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न दूसरा, विरुद्ध अर्थ के शब्द लिखो। 1. गरीब। 2. उदास। 3. दूर। 4. जागना। तो यह स्वाध्याय जरूर पूरा करना और अपने क्लास टीचर को दिखाना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। बच्चों, आज हमने उपहार इस पाठ का स्वाध्याय पूरा किया है। आपने यह पाठ पूरा करते हुए बहुत सारी जानकारी ले ली है। अब हम अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मिलते हैं। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।